जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इंडिया के इलेक्शंस पे करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है रोज़ाना की बुनियादों पर इतने सारे मसाइल इश्यूज। आप भी कहें कि जनाब आप अपने घर को संभालें, अपनी बात करें, आपको क्या पड़ी है कि आप जाएँ और इंडियन के इलेक्शन की उसमें गहमा गहमी में हंगामे में आप पड़ जाएँ। लेकिन क्या करें, आपको पता है हमारे यहाँ तो इश्यूज़ ये रहेंगे। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो मसाइल होते हैं वो तो कभी मतलब पुराने नहीं होते। मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी कोई सही ऑफ रिलीफ आपको मिला हो पिछले कोई 75-76 साल में। कोई एक टाइम मिला हो, कोई एक डेकेड तो बड़ी की बात है, कोई 1-2 साल मिल गए हों, सुकून का सांस लिया हो कि हाँ सब शायद ये ठीक है। या इंसान है मतलब उस पर कन्फ्लिक्ट पे रहते हैं, कोई ना कोई डेली बेसिस पे वो मुल्क हों, लोग हों, मुआशरे हों, आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन मतलब रहते ही हैं। ये एक अलहदा एक फ़िलासफ़ी हो सकती है। लेकिन आप अपने जो हमसाए हैं जिनके साथ आपने डील करना है, बॉर्डर्स हैं, और वही कहते हैं ना कि हमसाए चेंज नहीं किए जा सकते, तो आपको उनके बारे में थोड़ी सी खबर आपको रखनी पड़ती है कि साथ वाले घर में ये कौन है, वो क्या करते हैं, कैसे लोग हैं। ऐसे वहाँ पर जो जिनके हम हमसाए हैं वो हमारे बारे में खबर रखते हैं जनाब कि ये लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। सो एक एक उस दिलचस्पी का एलिमेंट तो रहता होता है इंडियंस को। अगर आप देखें हमारे दोस्तों को, बल्कि वहाँ पर ये जो हमारे दोस्त हैं इंडियन चैनल्स हैं, अगर मैं देखूं कभी कभार तो लगता ही है कि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये पाकिस्तान से रिलेटेड फोकस करते हैं। पाकिस्तान को ज़्यादा वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ज़्यादा वहाँ पे डिबेट की जाती है, और मोस्टली साफ ज़रा नेगेटिव की जाती है। और उन तवक्को भी नहीं की जा सकती कि हम कहें नहीं जी कि वो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। तो उस पर डेफिनेटली हमारे यहाँ भी अगर कोई टीवी शोज़ हो रहे हो तो ये भी कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे होते इंडिया के हवाले से। सो दोनों मुल्कों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल एलीट को ये चीज़ें सूट भी करते हैं कि दोनों मुल्कों पे इसी तरह का जो मीडिया एक दूसरे को बैशिंग करता रहे, या एक दूसरे में गलतियाँ, या एक दूसरे को जिम्मेदार जो है वो ठहराता रहे। लेकिन शायद आप कहेंगे कि मैं क्योंकि अगेन पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तानी हूँ मैं, तो लिहाजा मैं शायद फेवर कर रहा हूँ, या मीडिया में बैठा हूँ तो लिहाजा मैं अपनी बात करूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उस तरह का ना उसमें आप देख लें हमारे इलेक्शंस में ना तो इंडिया को टॉपिक बनाया जाता है, ना बैशिंग की जाती है, ना यहाँ पे उस तरह गालियाँ दी जाती हैं, ना सबक सिखाने की बातें होती हैं इलेक्शंस के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ। और ना यहाँ पे हमारे उस पर टीवी शोज़ पे कोई दिन रात मतलब हार्डली, मैं अगर मुझसे पूछें 3 महीनों में अगर एवरेज बनाएं, शायद मैं उसमें देखता रहता हूँ, मैं शायद 2 3 4 5 मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर कोई शोज़ हो जाए तो हो जाए। उनकी कोई रेटिंग भी नहीं होती। यहाँ पर जैसे इंडिया में बहुत बड़ी रेटिंग है, यहाँ से वो पाकिस्तानियों को भी ले लेते हैं, उधर से इंडिया ले लेते हैं, वो महाभारत चढ़ती है बादशाह हो, एक दूसरे की ऐसी तैसी करके रखते। कई दफ़ा मुझे भी आई एम ग्रेटफुल टू दैम, कई इन्विटेशन आई हैं इंडियन चैनल से मैनी टाइम्स। तो लेकिन मेरा दिल नहीं किया मैं कि इस माहौल में, इस बातचीत में, या इस तरह की जितनी दुश्मनी, और जब तक आप वहाँ चीखें नहीं, चिल्लाएं नहीं, एक दूसरे को गाली ना दें, अपने को सच्चा दूसरे को झूठा ना साबित कर दें, और चिंगाड़े नहीं, और लगे कि बस आप उसे टीवी से निकल के अगले का मुंह नोच कर लेंगे, इस एनवायरनमेंट में गुफ्तगू नहीं हो सकती। डिसेंट गुफ्तगू टीवी पे चलती नहीं है माशाल्लाह। पता है हम तो खुद टीवी पे बैठे, लाउड होना चाहिए, बदतमीज़ होना चाहिए दूसरे को, वो कहते हैं लम्हा पाल हो, पंजाबी में जैसे कहते हैं लम्हा पाल है, तो लोग फिर उसके बाद थोड़े से नींद से जागती हैं, इधर आवाज़ ऊंची करना क्या कह रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने उस दोस्तों को कहता हूँ कि आप देख लें कि दोनों साइड से जब भी इंडिया पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे बुलाएंगे, मोस्टली कोशिश की जाती है कि हॉकिश किस्म के लोग जो है ना बुलाए जाएँ, जो अच्छा खासा मैच डाल सकें। जो डिसेंट लोग पहले जाते थे 2-4, अब उन्होंने बंद कर दिया कि भाई साहब हमारी बात से आप जीते हम हारे, आप ही सच्चे हम झूठे वाला उसमें हिसाब है। खैर बात दूसरी साइड पे चल पड़ेगी। सो मैं ये कहना ये चाह रहा, अब हमारी ये देखें, अब आप अगेन कोई वैसे चले वैसे समझ के सुन लें। मैं आता हूँ इलेक्शंस पे भी, अब मोदी साहब के हवाले से, उनकी थर्ड टर्म के आज के इंडिया में इलेक्शंस हुए, क्या पाकिस्तान के लिए उसमें क्या चांसेस हैं, या इंडियन इलेक्शन किन बुनियादों पर लड़े जा रहे हैं, क्या फिर वहाँ पाकिस्तान ही वहाँ ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है। हम तो यूजुअल सस्पेक्ट है ना, मतलब इंडिया में हो नहीं सकता कोई चीज़ को आगे पीछे छोटी सी भी हो जाए, वी आर द यूजुअल सस्पेक्ट। तो फौरी तौर पर बाल हमारी साइड पे अगर रेट दिया, हमारी साइड पे भी यही है, आप ना परेशान हो इंडिया, हमारे दोस्त जो है इधर भी जो भी चीज़ें हो रही हो तो वो भी वही है। यहाँ हनूदो यहूद की साजिश, या हमारे दोस्त इंडियंस बैठे हैं उन पे डालते हैं, इंडियन हम पे डालते रखते हैं। सो दोनों एक दूसरे को बड़े, हम अगर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं, कि जब उनको मुश्किल पड़ती है, उनकी फेलियर्स होते हैं सिक्योरिटी की हूँ, उनकी इंटेलिजेंस की हूँ, वहाँ पे अगर टेररिज्म हो रहा है, वो किसी भी उस जगह भी हो रहा है, तो उनके नज़दीक हम स्केप गोट हैं। हमारे यहाँ हो रहे होते हमारी नाकामी है, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, हमारे लैप्सेस हैं, हम उनके खाते में डाल देते हैं। दोनों मुल्क इस पर खुश भी हो जाते हैं, आवाम खुश हो जाते हैं। अच्छा उन्होंने किया, हाँ बस यार हमें पता था ये करेंगे, हम कहा हाँ हाँ ये उन्होंने किया है। वो दोनों मुल्कों का ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता है, और इसी तरह से लगता है चलता रहेगा। सो जो बात
اس پہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو دیکھیں آپ. میں ہمیشہ اس میں آپ کو پتہ ہے ان کی ڈومیسٹک پالیسیز پہ مے ہیو بین اے ویری بیٹر کریٹکس. آپ کو پتہ ہے ان کی ایمیشن کمیشن، ان کی فیملی بزنسز، اس پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن پہ بولتا بھی رہا ہوں، لکھتا بھی رہا ہوں، ابھی بھی لکھتا بولتا ہوں. لیکن ان کی فارن پالیسی کا میں ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کیا ہے. میں نواز شریف صاحب کو، آپ کو کبھی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی جو ان کا ریجنل سیکورٹی کا یا پیس کا جو ان کا کنسیپٹ ہے. نواز شریف صاحب کو تمام جتنے بھی پاکستان کے حکمران رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا سب سے بہتر ہے. اسپیشلی انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے بڑی سنسیئر انہوں نے ایفرٹس کیے، اور ہم نے 3-4 موقع ضائع بھی کیے، ہم نے ضائع کیے. میں سمجھتا ہوں انڈینز نے ہمیں موقع دیے تھے کہ پیس ہو سکتا تھا، ایون کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. ابھی ریسنٹلی 2019 میں یہ مودی صاحب آنے کو تیار تھے، پاکستان آنے کو تیار تھے. جناب باجوہ صاحب نے صحافیوں کو جی ایچ کو بلا کے خود بریف کیا ہوا ہے، 15-20 صحافیوں کو بتایا تھا کہ ہماری کیسے یہ جنرل فیض کی وہاں دبئی میں میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے این ایس اے سے ہوئی ہیں، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ 10 دن کے لیے پاکستان آئیں گے، بلوچستان میں جائیں گے. وہاں پہ ان کے سیکریٹ ان کے پلیسز ہیں، ٹیمپلز ہیں، وہاں پہ جائیں گے ادھر. اور آخری ایک کا دن وہ اسلام آباد آئیں گے، اور پھر وہاں ان سے عمران خان صاحب سے ملیں گے، اور دونوں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں گے جناب کہ ہم نے 20 سال کے کشمیر کے مسئلے کو فریز کر دیا، اور ہم بارڈرز بھی کھول رہے ہیں، اور اس کے بعد آنا جانا آپ کی راہداری بھی ہوگی، تو آپ کو یہاں سے ایک ٹرانزٹ بھی ملے گی اس کو افغانستان، سینٹرل ایشیا، رشیا تک یا ایران تک جانے کے لیے پاکستان کے راستے سے. سو چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی ساری. تو باجوہ صاحب وہ ان صحافیوں کا وہ چاہتے تھے، کوآپریشن چاہتے تھے. میں ذاتی طور پر اس کے حق میں تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جناب خدا کا خوف کریں جناب، یہ اگر آپ نے کام کر لیا تو وہ کہیں گے کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا ہے. مودی کا جو یار ہے وہ پھر غدار ہے کہ نعرے لگ جائیں گے ہمارا ووٹ بینک نہیں، ہماری حکومت نہیں بنے گی، ہم الیکشن ہار جائیں گے. اللہ کے فضل سے وہ آپ دیکھ لیں حکومت تو پھر بھی نہیں بنی، چاہے جس طریقے سے اگلوں نے نہیں بننے دی، نہیں بنی. اس وقت عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا. آج اگر وہ سٹینڈ اس وقت لیتے اور مسئلہ حل کرا لیتے اور مودی صاحب آتے یہاں پہ، تو شاید عمران خان صاحب آج جیل میں بھی نہ ہوتے، اور اسٹیبلشمنٹ ہماری اتنی پاورفل بھی نہ ہوتی. اسٹیبلشمنٹ خود چاہ رہی تھی ریٹریٹ کرنا اس پہ، کشمیر کے مسئلے پہ یا انڈیا کے مسئلے پہ. تو میرا خیال ہے یہ ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. دیٹ واز اے گریٹ انیشیٹو. لیکن پھر والی بات ہم نے ناکام کی. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو مودی صاحب جو ہیں جب 2014 کے بعد وہ بنے وزیر اعظم بنے تھے، افغانستان سے جاتے ہوئے وہ رکے تھے یہاں پر، ادھر گئے تھے، ریونڈ گئے تھے. اٹ واز اے ہیوج میرا خیال جسچر. نواز شریف صاحب نے ان کو بلایا، ان کی وہاں پہ اگر شادی کا فنکشن تھا وہاں پہ رہا ہے. اس کے بعد ہی میرا خیال چیزوں کو آگے لے کے ہمیں چلنا چاہیے تھا. اس سے پہلے اگر پیچھے جائیں تو میرا خیال ہے ہم نے یہ موقع اس وقت ہم نے ضائع کیا تھا جب مشرف صاحب جو ہیں ادھر گئے تھے، دلی گئے تھے، نثاری آگرہ گئے تھے واجپئی صاحب کے دور میں. وہاں پہ کراس بارڈر ٹیررزم پہ انہوں نے وہاں پہ 1-2 لائنوں پہ وہاں پہ وہ ہو گیا تھا، ان کی کنفرنٹریشن ہو گئی تھی، اور اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا تھا. جو بعد میں 2004 میں پھر وہی کمپوزٹ ڈائلاگ میں ساری چیزیں ڈالی گئی تھی جو 2 سال پہلے مشرف صاحب نہیں مان رہے تھے. اس سے پیچھے جائیں تو وہ 99 میں بس لے کر آئے تھے واجپئی صاحب، اور بہت بڑا زبردست قسم کا وہ جو ڈکلریشن تھا میرا خیال ہے دیٹ واز ون آف دا انپریسیڈنٹڈ آفٹر. اس کے شملہ کے بعد سب سے زیادہ شملہ اکارڈ جو اندرا گاندھی صاحب اور بھٹو صاحب کے درمیان ہوا تھا، اس کے بعد سب سے پاورفل اور میننگ فل اگر کوئی میرا خیال ڈیولپمنٹ تھی تو لاہور ڈکلریشن تھا 99 میں تھا، جو بس سروس شروع ہوئی تھی اور بس پہ آئے تھے اس وقت واجپئی صاحب. اس وقت جناب مشرف صاحب کارگل پہ چڑھ گئے تھے، انہوں نے وہ ناکام کیا تھا. سو ہماری ان کی اپنی جگہ پہ ہیں، وہاں انڈیا وہ کیا کرتا رہا ہے کیسے کرتا رہا اس کو 2 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم پہلے اپنی سائڈ دیکھ لیں کہ کہاں پہ موقع تھے. اچھا پھر پتہ چلا منموہن سنگھ صاحب اور جناب مشرف صاحب کے درمیان بھی ڈیل ہو گئی تھی 2006-7 میں. وہ کشمیری ایشو بھی وہ سیٹلمنٹ کے قریب ہو گیا تھا. انہوں نے آنا تھا یہاں پہ، ججز موومنٹ شروع ہو گئی تھی. مشرف صاحب کو پتہ نہیں کیا پڑے، انہوں نے ان کو جج صاحب کو سائیک کیا، موومنٹ شروع ہو گئی. سو وہ چانس، سو بہت سارے چانسز انڈیا پاکستان نے مس کیے ہیں، مطلب جہاں پہ وہ دوسری چیزیں ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کو بڑا بریو سٹیپ تھا. جب ابھی الیکشن سے پہلے کی بات ہے، الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے 8 فروری کے، اس سے پہلے انہوں نے کہا جب ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم اپنے ان کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب الیکشن ایک کمپین میں وہ کہہ رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ انڈین کمپین کو دیکھ رہے ہیں وہ علیحدہ ہے. یہ مریم نواز صاحبہ نے آپ نے کل پرسوں دیکھا ہوگا، جو انہوں نے اگر بیساکھی پہ ہمارے وہاں سے وہ آئے تھے ہندوستان سے، ہمارے سکھ بھائی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو پنجابی میں تقریر کی، وہ تقریر سننے ویری انکریجنگ ون. سو پاکستان میں کبھی اس طرح کی ہاکش اپروچ نہیں رہی ڈسپائٹ آل ایلز. وہ ٹھیک ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ریلیٹڈ ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہم پہ بہت ساری بمبارمنٹ کرتی ہے، بلکہ وہاں سے بعض اوقات زیادہ سخت بیانات ہیں. پاکستان کو توڑنے کی بات ہوتی ہے، گھر میں گھس کر مارنے کی بات ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں سے، پاکستان نے کبھی یہ چیزیں نہیں کہ گھر میں گھس کر ماریں گے یا انڈیا کو ہم توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پراکسیز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. انہوں نے بھی مطلب انڈینز نے کوئی پراکسیز میں کمی نہیں چھوڑی.
अच्छा, हमारी साइड भी प्रैक्टिस हुई है जिसका हम रोना रोते हैं कि इनोसेंट लोग जो है ना वो इसके विक्टिम बनते हैं, रादर देन कि रेगुलर आर्मी जो है वो कन्फ्रंट्रेशन एक दूसरे के साथ है। यहाँ पे ये आप एक दूसरे को प्रैक्टिस के जरिए हर्ट करते हैं। खैर, बात कहाँ की कहाँ निकल गई, कमिंग टू द पॉइंट। अभी जो देख रहे हैं जो हमारे लिए वहाँ पे इंडिया में मैं इलेक्शन को थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया, और इसको इस पर मैं बात करता रहूँगा। आई होप कि आप लोग जो है ना इसको अगर इंडियंस में जो बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, क्योंकि हर कोई अपने मामला देख रहा हो तो, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट्स ए ह्यूज स्टेप। पूरी दुनिया की आंखें इंडिया पे लगी हुई हैं उनके इलेक्शंस पे, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। डेमोक्रेसी तो है अपनी जगह पे है कि मतलब दुनिया की 1.5 अरब पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे बड़ी मिडिल क्लास भी तो इंडिया के पास है। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ 30 से 40 करोड़ को अंदाजन बताया जाता है इंडियन जो मिडिल क्लास है, ह्यूज क्लास, इससे बड़ी कोई क्लास नहीं है, या अगर इवन चाइना में हो सकती है, फिर जो कि आपकी परचेजिंग क्लास है, जिसको देख के पूरी दुनिया के बिजनेसमैन जो हैं, ब्रांड हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो सारे के मुंह में पानी आता है कि इतना बड़ा प्रॉफिट है, बिजनेस है। इसलिए इंडिया की बहुत सारी वो पॉलिसीज़ जो हैं जिन पर क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कनाडा में देखें वहाँ पे अगर खालिस्तान मूवमेंट के उनको मारा गया, जिस पे बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ। अभी आपने अमेरिका को देखा होगा, वहाँ पे अटैम्प्ट की गई, इसके बावजूद वो बहुत सारे स्टेप नहीं ले सके ये ममालिक जो इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस लगे हैं, जैसे ईरान पे लगाते हैं, दीगर पे। रीज़न बिजनेस, इट्स ए बिजनेस कि वहाँ से पैसा मिलता है, बहुत बड़ा आपको क्लाउड है। फिर चाइना के अगेंस्ट इंडिया एक बहुत बड़ी फोर्स आपको मिलती है, यूरोप को भी, अमेरिका को भी, कि चाइना को कर्टेल करना है, रोकना है तो वो इंडिया ही कर सकता है, और तो कोई मुल्क नहीं है खिते में। सो इसलिए इंडिया को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उनको रियायत मिलती हैं जो दूसरे मुल्कों को नहीं मिलती। अभी आप देखें वहाँ पे, अभी से वो कह रहे हैं अगर मोदी साहब जो तीसरी दफ़ा वो कह रहे थम्स डाउन वो जीत जाएंगे, और उनको कोई इतनी बड़ी अपोजिशन जो है वो टफ टाइम नहीं दे सकी पिछले 5 सालों में। मोदी साहब ने अपनी ग्रिप जो है पावर पे उन्होंने वो स्ट्रांग की है। स्पेशली अगर आप देखें 4-5 चीज़ें मैं देख रहा था जो उन्होंने की, फिर दोबारा वो पाकिस्तान को उसमें ले कर आए हैं, क्योंकि वही वाली बात कि पंचिंग बैग सबसे फेवरेट इंडियन पॉलिटिक्स में वो पाकिस्तान बनता है, और स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज़्यादा, साउथ ऑफ इंडिया में नहीं है। नॉर्थ में क्योंकि माइग्रेशन हुई थी 47 में, यहाँ से पाकिस्तान से लोग अगर माइग्रेट करके गए थे, उधर से यहाँ पे आए थे, ब्लड शेड हुआ, बहुत सारे वो नस्लें जो हैं उन्होंने आगे ट्रांसफ़र किया, इस एनिमिनिटी को लेकर गए हैं। सो वो लोग भी जिंदा हैं अभी जिन्होंने ब्लड शेड देखे, उनकी नस्लों ने देखे। सो नॉर्थ ऑफ इंडिया जो है वो ज़्यादा हॉकिश है, ज़्यादा इस मामले में वो मतलब फॉरगेट फॉर गिव करने को तैयार नहीं है। सो दुश्मनी इज़ वेरी ऑब्वियस, और इसलिए नॉर्दर्न स्टेट्स जो है इंडिया की वो ज़्यादा इस बात पे वोट देती हैं, पाकिस्तान बैशिंग पे देते हैं। साउथ में शायद इस तरीके का वो नारा नहीं चलता, लेकिन अब सुने वहाँ भी ये पेनिट्रेशन होना शुरू हो गया। उस पर भी फिर किसी वक्त बात करेंगे इन्हीं दिनों में ही कि साउथ में क्या ये एलिमेंट जो है वहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है, साउथर्न जो आपकी इंडियन स्टेट्स हैं। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब 3-4 चीज़ें जो है ना मोदी साहब ने उन्होंने की हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने फिर कहा है एक चीज़ फैक्चुअली ठीक नहीं है वैसे, उन्होंने कहा वो देख लें वो जो पाकिस्तान था जो दहशतगर्द वो एक्सपोर्ट करता था, मीन्स के हमारे ऊपर अटैक करता है, अब उनके यहाँ आटा नहीं है। तो मेरा ख्याल है मोदी साहब की इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, आटा बहुत है यहाँ पे। अभी तो इतनी बम्पर क्रॉप हो रही है कि यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल रेट था गंदम का वो 3900 रुपये है, वो इस वक्त इस पे आया 3000 से भी कम आया हुआ है कि मार्केट में बायर नहीं मिल रहा, हुकूमत उसकी कम ये बाइंग कर रही है, और हमारा किसान सबसे ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में है कि उसकी फसल कोई लेने वाला नहीं है। सो आटा तो दूर की बात है, आटा मिल रहा है यहाँ पे, और बल्कि आपकी गंदम ज़्यादा हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है इस दफ़ा पाकिस्तान में, लेकिन बारिशें हो रही हैं, अल्लाह इस पर रहम करेगा। सो वो ये बात उनकी ठीक नहीं है कि वो आटे के लिए कि लोग रुल रहे हैं फिर रहे हैं, हर किसी ऐसी बात नहीं। ज़रूर अटैक करें, लेकिन फैक्चुअली तौर पर अपनी रिसर्च टीम के स्पीच राइटर को कहें वो फैक्चुअली तौर पर चीज़ें आपको ठीक करके दे। साहब को इंडियन दोस्त जो है वो गूगल पे तो नहीं जाएंगे चेक करने के लिए कि पाकिस्तान में आटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो मोदी साहब को समझते हैं कि वो कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। ये उन्होंने फिर दोबारा लेकर आए, उन्होंने कहा दुनिया बहुत सारे मुल्क जो बैंकरप्ट हो रहे हैं, इशारा साहब ज़रा पाकिस्तान की तरफ था, जो कि बातें ठीक भी, हमें भी थोड़ा सा अपने गिरबान में देखना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारे सियासतदान कहाँ पे लड़ लड़ के एक दूसरे के हशर नशर हो गया। सो वो एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जो है ना वो उभार रहे हैं मोदी साहब, जो हर जगह पे मेरा ख्याल है हर पॉलिटिशियन करता है। वो आप उनको देख लेंगे, ट्रंप को करेंगे, वो विल मेक अगर अमेरिका मतलब उसमें ग्रेट अगेन। ऐसे इंडियन जो हैं उनकी लीडरशिप जो है उन्होंने भी मजहबी तौर पर बुनियादों पर अपने आप को एक सामने लाना शुरू किया है, और जो उनको मिलते हैं मसलन जो उनकी अचीवमेंट समझते हैं मोदी साहब समझे, राम मंदिर वाली जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके ख्याल में, जिससे हिंदू वोटर जो है उनके बहुत ज़्यादा करीब आया होगा। अब वो उनको कोई परेशानी नहीं रहेगी, मुस्लिम वोटर जो है 20 या 22 करोड़ वटेवर जो भी है वो अब हमें वोट डालता है नहीं, वो डालता। उन्होंने जिस तरह रिलीजियस बुनियादों पे वहाँ से वोट बैंक अपना इकट्ठा कर लिया है बीजेपी ने, जिसके बारे में कहा जाता है शायद एक भी उनका, अगर मैं गलत नहीं कह रहा प्लीज़ करेक्ट मी, कि मुसलमान किसी को भी वहाँ पे टिकट वगैरह उस तरह नहीं मिलती। इतनी बड़ी पार्टी जो है कोई इक्का दुक्का हूँ तो शायद किसी को मिली हो, लेकिन उनका पोर्शन रेशियो
جو है ना होने के बराबर है। अब वो केयर ही नहीं करती बीजेपी कि नहीं हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। सो उनको जो मार्जिनलाइज या उनको उनको साइड पे किया गया है वो उसको अपनी अपनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। फिर अभी वो कह रहे थे कि जो हमने असला जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, इंडिया जो पहले खरीदता था वो एक्सपोर्ट कर। अब ये वो अचीवमेंट है जो इंडियंस को एज ए वोटर के तौर पर बड़ी अपील करती होंगी कि हमारा एक तो स्ट्रांग मैन का एक उनको ये मतलब एक इम्प्रेशन किया है इंडिया को, एक माचो टाइप के, एक ऐसा लीडर है जो मतलब पाकिस्तान को जाके आपको याद होगा जैसे उन्होंने अपने अपने फरवरी, मेरा ख्याल फरवरी थी 2019 में जो बालाकोट पे उन्होंने अटैक किया था, अगरचे उसके जवाब में फिर अगर एम्बेरसमेंट भी हुई थी, जो उनके पायलट जो हैं वो पकड़े गए थे, पाकिस्तान ने दोबारा उनको वापस किया था, वो भी चीज़ थी। अभी उसके साथ हमने देखा है कि अगर घर में घुस कर मारने वाली जो बात है वो उसको अपने क्रेडिट में ले रहे हैं, वो भी साफ ज़रा काम इंडियन जो है अप्रिशिएट करेंगे। पाकिस्तान में 20 के करीब ऐसे लोग जो हैं उनके असैसिनेशन किए गए विद इन पाकिस्तान, जिनके बारे में इंडियंस को डाउट्स आ कि ये वहाँ पर इंडिया में कोई कार्रवाई में मुलव्वस थे, और उसके बारे में उन्होंने छुपाया भी नहीं है। अगर जो वक्ती तौर पर जब गार्डियन की रिपोर्ट आई थी, यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि वो वहीं से भी लीक करके डाटा दिया गया होगा वहाँ पर कि ये देखें, क्योंकि इलेक्शन से पहले वो स्टोरी है ये गार्डियन की कि अगर इंडियंस ने पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को हायर करके कोई उस 20 के करीब असैसिनेशन करवाई थी, और पाकिस्तान ने भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब ये सारी चीज़ें उन्हीं के फेवर में जा रही हैं कि ये मोदी साहब हैं, स्ट्रांग मैन है, पावरफुल आदमी, ही कैन डील विद पाकिस्तान, थ्रेट भी कर सकता है, जहाज़ भी भेज सकता है, अंदर घुस के बंदे भी वो अपने उनको जो वांटेड है या उनके नज़दीक उनकी लिस्ट में उनको भी मरवा सकते हैं, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता माँ सिवाय एहतजाज करने को। अब ये वो मैसेजिंग है जो मेरा ख्याल है उनको इंडियन वोटर को गई है, इसलिए उन्होंने फोकस रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि स्ट्रांग मैन इज़ रिक्वायर्ड। वो कांग्रेस को समझते हैं कि वीक होते हैं, पाकिस्तान कांग्रेस के दौर में ज़्यादा वहाँ पे अपने आप को असल्ट करता है, कांग्रेस नेगोशिएट की बात करती है, डील्स की बात करती है, तल्लुकात की बात करती है, और पाकिस्तान इसका शायद नजायज़ फ़ायदा उठाता है, और एक तरफ बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ वो टेररिज्म की जो बात है वो करते हैं। सो उनके नज़दीक एक पावरफुल और मोदी साहब को ने अपने आप को जो इमेज बना दी, और मीडिया ने जो उनको सपोर्ट दी है, लार्जर देन लाइफ का उनका इमेज बनाया, जिसको वहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है गोदी मीडिया के हवाले से, कि गोदी मीडिया है उनकी गोद में बैठा है, बीजेपी की गोद में बैठा। खैर ये इंडियंस इस मामले को बेहतर समझ सकते हैं। सो मोदी साहब का अभी तो यही लग रहा है, एक मैंने आज एक इस इंट्रोडक्टरी एक टाइप एक इस पर बातचीत कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में आई विल ट्राई कि रोज़ाना किसी ना किसी बात में ना इसको टच किया जाए। हमारे अपने मसले अपनी जगह पे, लेकिन हमें ये भी पता है कि नेक्स्ट डोर जो नेबर है, अगले 5 साल आना है मोदी साहब ने दोबारा, तो वहाँ पे क्या चल रहा है और हमारे लिए उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या कंसिक्वेंसेस, अच्छे बुरे, कोई यहाँ पे डील हो सकती है, दोबारा कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, नहीं हो सकता। सो इसलिए इस पर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।